स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मुश्किल करवार साइंस की प्लेलिस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और इससे पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं। ये 6th वीडियो है। सजीव निर्जीव पदार्थ तथा वनस्पति जगत आज आप हमारा टॉपिक रहेगा। अब इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको, इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था किस तरीके से सजीव और निर्जीव पदार्थ में अंतर होता है, कौन कौन से पदार्थ सजीव हैं, कौन से निर्जीव हैं, तथा जंतु जगत को हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज वनस्पति जगत की बात करेंगे। तो वनस्पति जगत में देखिए, जितने भी पौधे हैं, पुष्प हैं, झाड़ियाँ हैं, वो सभी आ जाते हैं। ठीक है। जो जंतु नहीं है वो सभी क्या कहलाते हैं, वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं और पादपों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। पौधों का वर्गीकरण की अगर बात की जाए, पौधों को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर। ठीक है। पुष्प के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो जो वे पौधे जो पुष्प देते हैं, वे पौधे जो पुष्प नहीं देते हैं, तो 2 प्रकार के ये होंगे, पुष्पीय और अपुष्पीय। आकार के आधार पर बात करते हैं, याक, झाड़ियाँ, वृक्ष। ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, आकार के आधार पर, मतलब किस चीज़ का आकार कितना बड़ा है उस हिसाब से अगर उस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं तो वो आकार का होगा। आयु के आधार पर बात की जाए, जैसे घास का है, गेहूं की फसल है, अन्य फसलों की या अन्य पौधों की बात की जाए, तो एक निश्चित समय अंतराल उनकी आयु निर्धारित करता है, उसे हम आयु के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, लिनियस को वर्गीकरण का जनक, अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का ही क्या कहा जाता है, जनक। यहाँ से 3 पॉइंट निकले। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, लिनियस को वर्गीकरण का जनक, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखते हैं पुष्प के आधार पर। पुष्पीय पौधे, जैसा मैंने अभी बताया, पुष्पीय पौधों पर पुष्प और फल दोनों लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम आदि। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपुष्पीय पौधों की तरफ देखते हैं। अपुष्पीय पौधे क्या हैं। अपुष्पीय पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते। पुष्पीय पौधे और अपुष्पीय पौधों में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या है, वे जो जिन पे पौधे लगते हैं, जिन पे पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं, वे पुष्पीय पौधे, और जिन पे पुष्प और फल नहीं लगते वे कौन से कहलाते हैं, अपुष्पीय पौधे कहलाते हैं। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कवक, शैवाल, मॉस तथा फर्न इसके प्रमुख समूह सदस्य हैं। ठीक है। अब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ हमें पेड़ पौधे, पहाड़, अन्य तरीके के झाड़ियाँ, वृक्ष नजर आते हैं। उसी क्रम में आकार के आधार पर हम इनको वर्गीकृत करेंगे। पुष्पीय पौधे आकार में छोटे या बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है। सबसे पहली श्रेणी है शाक। ये 1 मीटर से कम, ठीक है, कितने, 1 मीटर से कम, 1 मीटर से कम के आकार के क्या कहलाएंगे, शाक कहलाएंगे। इनका तना कोमल, पत्ता कमजोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक। जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसमें धनिया हम रख सकते हैं पौधे, उनको क्या कहेंगे, शाक कहेंगे। उसके बाद झाड़ी। झाड़ी की बात की जाए तो झाड़ी 1 से 3 मीटर औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल आदि। ये क्या हैं, ये झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। आपने जैसे करौंदी को देखा होगा तो चारों तरफ फैला हुआ नजर आता है और उस पर हल्के, कठोर और नुकीली संरचना पाई जाती है। अब बात करते हैं वृक्ष की। वृक्ष किसे कहेंगे, ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय। अब वृक्ष आप सभी चारों तरफ वृक्षों से परिचित हैं, जैसे नीम, आम, बरगद, नारियल आदि क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। आयु के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो कोई पौधा कितनी आयु का है, कितने समय तक उसको विकसित होना है, कब तक विकसित होगा, कब तक वह जीवित रहेगा, उसकी बात करेंगे आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक जीव जंतु की आयु निश्चित है, ये हम सभी को पता है। सबसे पहले 1 वर्षीय पौधों की बात करते हैं। 1 वर्षीय पौधे कौन से हैं, ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम फसलों की बात करें, बेसिकली सारी फसलें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जैसे चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का, ठीक है, आदि।
ये सारी फसलें 1 वर्ष के सीमित अंतराल में ही फलती फूलती हैं और समाप्त हो जाती हैं। द्विवर्षीय पौधों की बात करें, द्विवर्षीय पौधों में ये पौधे वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। कितने वर्ष के भीतर करेंगे? 2 वर्ष के। पहले वर्ष में पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल विकसित होते हैं तथा द्वितीय वर्ष में क्या आता है, उन पर फल और पुष्प का निर्माण होता है, जिससे बीजों का निर्माण हो जाता है। जैसे केला, अगर केले की बात करें तो जो फलों के ज़्यादातर क्या होते हैं, ये 2 या 3 साल में अपने आप को तैयार करते हैं। अब बहुवर्षीय पौधों की बात करें, मतलब 2 वर्षों से अधिक का समय, मतलब इनके जीवित रहने का एक लंबा टाइम पीरियड चलता है। जैसे दूब घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। अब पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। अब पौधे को हमने समझा, पौधे, वृक्ष, झाड़ियों को जाना। अब बात करते हैं पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। देखिए, पौधे के जब भागों की बात करते हैं, पेड़ पौधों में बेसिकली भाग अगर देखा जाए तो जड़, तना, पत्तियां, पुष्प तथा फल, अलग अलग अंग हैं। प्रमुख अंग कौन से हो गए? जड़, तना, पत्तियां, पुष्प तथा फल। तो सबसे पहले जड़ की बात की जाए, जड़ का काम क्या है, जड़ क्या होती है? जो आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना कौन सी है? जड़ तंत्र। इसके बाद ऊपर के तंत्र को कहाँ तक? पुष्प तंत्र तक को क्या कहते हैं? प्रोह तंत्र कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला जड़ तंत्र, जड़ तंत्र के बाद 2 भागों में अगर वर्गीकृत किया गया तो प्रोह तंत्र और जड़ तंत्र। ठीक है, जड़ भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़। प्राथमिक जड़ जो एक बेसिक मूल जड़ होती है जिससे इसका निर्माण होता है वृक्ष का, और द्वितीय जड़ जो उसके आसपास फैली हुई होती हैं। ठीक है, पत्ती आप सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों को आधार प्रदान करने का जो काम है वो किसका है? तना का है। ठीक है, जो बीच में आप देखते हैं डालियां कह सकते हैं, हम उन्हें तना कहते हैं। अब फल और पुष्प, पत्तियों के ऊपर, तनों पर क्या होता है? इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जड़। पौधे जड़ द्वारा जमीन पर स्थिर होते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या है? जो लवण है, जो खनिज पदार्थ हैं तथा जल को क्या करना है? अपने अंदर सोख लेना है और वृक्ष की प्रत्येक अंग तक पहुंचा देना है। ठीक है, जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ कितने प्रकार की हुई? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब बात करते हैं मूसला जड़ों के बारे में। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो बीच वाला भाग है ये कैसा है? मूसला जड़ है। और दूसरे अगर बात की जाए द्वितीयक, जो इसके साथ साथ छोटी छोटी फैली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ें कहते हैं। अब अपस्थानिक जड़ कहते हैं गेहूँ, धान तथा मक्के आदि में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। इससे बीजों से निकले मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है। जैसे आपने देखा होगा, गेहूं की लंबाई 1 से 3 मीटर के बीच बढ़ती है और तथा फिर स्थिर हो जाती है, और उस स्थिर अवस्था में वो क्या होता है? पकने लग जाता है। इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अब तने की बात करते हैं। तने का मुख्य कार्य क्या है? एक तो वृक्ष को क्या करना है? संरचनात्मक दृढ़ भाग होता है जो इसको क्या करेगा? दृढ़ता प्रदान करेगा। जैसे दूब, घास, बांस, गन्ना आदि में क्या है? तने पाए जाते हैं। ज़्यादातर वृक्षों में तने पाए जाते हैं। जो एक कोश की अगर बात की जाए, उनमें जो इनमें पुष्प और फल नहीं आते, अपुष्पीय पौधों में जड़ों का निर्माण नहीं होता है, तय तनों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं पत्ती। देखिए, अगर पूरे पौधे या वृक्ष की बात की जाए, सबसे अगर प्रमुख अंग कोई है तो पत्ती है। क्यों प्रमुख अंग पत्ती को कहा जाता है? क्योंकि भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। अब पत्तियों के अंगों की बात की जाए, या पीपल की पत्ती ली गई है बुक में। ठीक है, अब इसमें देखिए, पत्ती को अगर हम क्लासीफाई करते हैं, पूर्णतट, कक्षस्थ, यहाँ से इसका निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कक्षस्थ कहते हैं। इसके जो तनहे तंत्र को जोड़ रही है उसे पूर्ण ग्रंथ कहते हैं, तथा बीच के भाग को क्या कहेंगे? मध्य सिरा कहेंगे और पर्णांग। ठीक है, ये इसके भाग हैं। पूर्ण फलक। ठीक है, अब बात करते हैं पौधों में आप पत्ती को पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती है, जो हल्की नाजुक सी, वही क्या होती है? पत्ती। अब पत्ती का चपटा भाग पूर्ण फलक कहलाता है। ठीक है, पत्ती का वह झाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया, कक्षस्थ कहते हैं। ठीक है, पत्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो भोजन का निर्माण
और भोजन निर्माण करने के बाद वृक्ष के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक भाग तक भोजन को पहुंचाने का कार्य किसका है? इसमें लास्ट में देखिए आप, पत्ती की सतहों पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रमुख क्रियाओं को करती हैं। अब बात करते हैं पुष्प की। पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, सबसे प्रमुख अंग क्या है? पुष्प है। जिन पौधों पर पुष्प नहीं आते वो थोड़े से नीरस से नजर आते हैं, और जिन पौधों पर कलरफुल पुष्प आते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रमुख अंगों की। बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के प्रमुख अंग हैं। पुष्प का काम क्या होता है? पुष्प में क्या होता है? परागण की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, जिससे बीज का निर्माण होता है। ये प्रमुख इसका कार्य है। अब पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण देखते हैं, किस तरीके से इसका रूपांतरण होता है। पौधे के अंग विशेष कार्यों के अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे देखिए, जड़ों एवं तनों द्वारा भोजन संग्रह करना, अथवा कमजोर तनों द्वारा आरोहण आदि। देखिए, अब भोजन का निर्माण हुआ, जिस जगह पर भोजन की ऊर्जा की अधिकता की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ वर्णक होते हैं जो पहुँचाते हैं भोजन को, जैसे जाइलम और फ्लोएम इसके क्या हैं? बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण की। अभी हमने बात की किस तरीके से रूपांतरण हो रहा है, मतलब अपने कार्य के अनुसार उसे बदल लेना। ठीक है, अपने घर या विद्यालय में उद्यान गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये आपने बोए होंगे, जो बुक में दे रखा है आपको। देखिए, 1 माह बाद इनके अंकुरण से बने जड़ तंत्र का अध्ययन करें इन पौधों को कक्षा में लगाकर। ठीक है, ये सारी थोड़ी सी बातें बताई गई हैं किस प्रकार हैं। ठीक है, अब मूसला जड़ों को प्राथमिक जड़ के रूपांतरण। इन जड़ों के आकार को ध्यान से देखें। गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इस रूप को क्या कहते हैं? शंख रूप कहते हैं। गाजर की अगर बात की जाए तो गाजर का जो रूप है वो कौन सा कहलाता है? शंख रूप कहलाता है। मूली की जड़ ऊपर तथा नीचे दोनों ही ओर पतली हो जाती हैं, इसे तुर्क रूप कहते हैं। मतलब दोनों तरफ अगर पतली है तो उसे क्या कहेंगे? तुर्क रूप कहेंगे। नीचे की तरफ पतली है तो उसे क्या कहेंगे? शंख रूप कहेंगे। शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? कुंभी रूप कहते हैं। इस प्रकार डहेलिया, शकरकंद की जड़ों को एकत्रित करें इनकी जड़ों में। अब आप इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार किसकी जड़ें हैं। ठीक है, भोजन संग्रह करने के लिए तनों में रूपांतरण। अब भोजन के लिए तनों में कैसे रूपांतरण होता है? आलू, अदरक तथा अरबी को लेकर इनका निरीक्षण करें तो आपको क्या नजर आएगा? इसे स्तंभकंद। ठीक है, भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं। आलू कैसा हो जाता है? फूल जाता है थोड़ा सा। इसे स्तंभकंद कहते हैं। इस फुलाव को क्या कहते हैं? स्तंभकंद कहते हैं। इसी तरह अदरक, अरबी, इसमें भी क्या होता है? एकत्र होता है। और ये भूमिगत जड़, जितने भी ज़्यादातर भूमि के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जितने भी फल सब्जियां आते हैं, उनमें क्या होता है? स्तंभकंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। अब तना है, तने को दृढ़ता प्रदान करता है, लेकिन तने को भी क्या है? दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो वो किस प्रकार से होगी? मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को क्या देती हैं? सहारा देती हैं। ठीक है, इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। जो सहारा प्रदान कर रही हैं उन्हें क्या कहेंगे? सहारा देने वाली जड़ें कहेंगे। अब आरोहण के लिए रूपांतरण। ठीक है, आरोहण के बारे में जानते हैं। सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते, कुछ पौधे कमजोर तने वाले भी होते हैं। जैसे कद्दू, तुरई, आपने बेल देखी होंगी। बेल चारों तरफ उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? लूज होते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के तनों को क्या करेंगे? आरोहण की आवश्यकता पड़ती है। कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं निकल जाती हैं, इन्हें प्रतान कह देते हैं। जो बेल में आपने देखा होगा सामान्य से जो रोटेशनली जो चक्र से बनते हैं, जैसे ये है। ठीक है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन्हें क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपट कर आरोहण में सहायता करती हैं, मतलब उसे दृढ़ता प्रदान करती हैं। किस प्रकार से? उसको कनेक्ट करके रखती हैं और उसे गिरने नहीं देती या टूटने नहीं देती। जी, हमने जंतु जगत के बारे में देखा, किस प्रकार जंतु जगत की चीज़ें थी। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा वनस्पति जगत के बारे में।
एक तरफ सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव में सबसे पहले जंतु जगत, उसके बाद वनस्पति जगत की बात की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए पहुंचाइए इसे। थैंक यू सो मच।